पहले तो आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। और डॉक्टर अमित एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम एक हरियाणा पीसीएस के लिए नया कोर्स लेके आए हैं आप सभी के सामने, जो आपको पता होगा 2 दिन पहले हमारी क्लास हुई थी, उसमें सभी को बता दिया होगा। हरियाणा पीसीएस के अंदर हमारा जो हिंदी का पेपर आता है, सामान्य हिंदी का सामान्य हिंदी का पेपर आता है, उसके हम आज पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे। मतलब उसका सिलेबस क्या है, सामान्य हिंदी का पेपर कितने नंबर का होता है, उसका पाठ्यक्रम किस तरीके का है। इससे पिछले साल जो 2023 और 2022 के अंदर जो पेपर आए थे वो क्या है, कुल कितने नंबर का पेपर है, क्या अभी पैटर्न बदला, उस बदलते पैटर्न के साथ में नंबर यही रहे या चेंज हो गए, या मेंस का जो पेपर होगा उसके अंदर ये नंबर जुड़ेंगे या अलग रहेंगे। आप सभी को पता होगा हरियाणा जो पीसीएस में मेंस का पेपर होगा वो 600 नंबर का होगा। उसके अंदर सामान्य हिंदी, और सामान्य हिंदी के साथ साथ इसमें किसका पेपर है किसी को जानकारी तो लिख के बताओ। सामान्य हिंदी के साथ में इसमें पेपर है एक निबंध, दोनों मिला के ये पेपर है, सामान्य हिंदी वो निबंध। निबंध भी आएगा जो कौन सी भाषा के अंदर लिखना है, इसके अंदर हिंदी भाषा में लिखना है। हमें हिंदी भाषा के अंदर ही हमें निबंध लिखना है, और हिंदी भाषा के अंदर ही जो है ये पूरा पेपर आएगा, जो में देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में ही हमें क्या करना है, इसका उत्तर देना है। जो हमारी हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, उसी के अंदर इसका उत्तर देना है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। सामान्य हिंदी का पेपर कितने नंबर का आएगा, 100 नंबर का। समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। 600 में से 100 नंबर का। देखो 33% तो अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब है कंपलसरी है। यदि आपने 33% इसके अंदर मेंस एग्जाम में नहीं लेके आए तो आपके जीएस के पेपर चेक नहीं होंगे। ये तो कंपलसरी है, इसके अंदर 33% लाना आपके लिए ज़रूरी है। पर हम जो ये पाठ्यक्रम कर रहे हैं, क्या सिर्फ इस 33% के लिए कर रहे हैं? नहीं, हम कर रहे हैं कि हिंदी का पेपर जो है वो आपके सिलेक्शन के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उसके लिए 100 के 100 नंबर के लिए, कि हमारे 100 में से 80 कैसे आए, 90 कैसे आए, क्योंकि जनरल नॉलेज के जो पेपर होंगे उसके नंबर आपको पता होंगे कॉमन नंबर मिलते हैं। इंग्लिश टू हिंदी भी है सर, इंग्लिश का पेपर अलग से आएगा। इंग्लिश तो इसके अंदर एक जो सिलेबस की बात करेंगे कि यहाँ इंग्लिश का कौन सा पैराग्राफ है जो इंग्लिश में लिखा आएगा उसको हिंदी करनी है। इसके अलावा पूरा हिंदी का पेपर, अभी हम पूरे सिलेबस की बात करेंगे, क्या क्या है, कितना डिटेल के अंदर सिलेबस दे रखा है, और कितना हमें जो है उसको विस्तारित करके पढ़ना है, वो पूरा हमें इसमें पता चल जाएगा। पूरा बता देंगे पेपर के साथ। पेपर का पैटर्न पिछले साल क्या आएगा, उससे पिछले साल क्या है, या कौन कौन से परिवर्तन रहने हैं। अब हम बात करेंगे कि इस पेपर के अंदर योगदान कितना है व्याकरण का। किसके योगदान की बात करेंगे, व्याकरण के योगदान की बात करेंगे। व्याकरण कितने नंबर की आती है, रचनात्मक लेखन कितने नंबर का आता है, क्या होता है रचनात्मक लेखन, व्याकरण के अंदर कौन कौन से टॉपिक होंगे, पीसीएस वालों ने कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, सब पूरी डिटेल से बात करेंगे। निबंध कितने नंबर का आएगा, उस पेपर की बात करेंगे। टोटल पेपर आपको नंबर याद रह जाएंगे, 100 नंबर का पेपर है, और हमें समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का। इस पेपर के अंदर हमें सारे के सारे उत्तर हिंदी भाषा मतलब देवनागरी लिपि के अंदर लिख के ही देने हैं। ये बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। ये बात हमें क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ये जो बात है वो स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। अब हम बोर्ड पे चलते हैं, जिससे अब हम एक पाठ्यक्रम यहाँ जो दे रखा है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि हम क्लास के अंदर किन कौन से पाठ्यक्रम की बात करने वाले हैं। यहाँ देखो पाठ्यक्रम पे ये कितनी क्लासों के अंदर हमारा सिलेबस होगा, इसका जो है वो पाठ्यक्रम क्या क्या है, यहाँ हम पाठ्यक्रम के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा इसका जो 30% योगदान है वो है निबंध का। 30 नंबर का निबंध आएगा जो इसी पेपर के अंदर आएगा।
सबसे बड़ा पार्ट जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है निबंध का। निबंध कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का होगा। कौन सी भाषा में लिखना है? हिंदी भाषा में। लिपि कौन सी होगी? हिंदी की जो लिपि है वही लिपि है देवनागरी लिपि। निबंध आता किन किन टॉपिक पे हैं और किस तरीके से हमें लिखना है उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करेंगे। पहले कौन कौन से निबंध आ रखे हैं। अभी जो पूरा का पूरा सिलेबस है उसमें जनरल नॉलेज के पेपर दे दिए होंगे। आपको सभी को पता है कि जो सब्जेक्ट का पेपर है वो क्या कर दिया गया, हमारे हटा दिया गया। सब्जेक्ट का पेपर नहीं है। तो जनरल नॉलेज जितनी अपनी मजबूत होगी उतना ही हम निबंध अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। लेकिन हिंदी का निबंध लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? हिंदी का निबंध एक तो सरल भाषा में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम साहित्यिक भाषा का प्रयोग करें, वैसी भाषा की डिमांड नहीं की गई है। सामान्य सरल शब्दों के अंदर लिखना है और इसको विस्तार से लिखना है। 30 नंबर का मतलब कितने शब्द आपके? कम से कम 400 से 500 शब्दों के अंदर हमें ये निबंध लिखना है पूरे फ्रेमवर्क के साथ। और सबसे बड़ा वेटेज इसका इसी में है। इसके अलावा देखो, हिंदी के पेपर में सीधे के सीधे 100% नंबर, जहाँ हमारे एक भी नंबर नहीं कटे, वो क्या होता है? वो होता है व्याकरण। ग्रामर होती है ना, जैसे अंग्रेजी के अंदर ग्रामर वैसे हिंदी के अंदर व्याकरण है। हम पूरी व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण हमारे आती है इसके अंदर, जो पुराने पेपर है उसके एनालिसिस से पता चल गया 20 नंबर की। कितने नंबर की आएगी? 20 नंबर की व्याकरण आएगी। 20 नंबर की व्याकरण में टॉपिक कौन कौन से हैं? जो पहले पिछले सालों के पेपर दिए उस हिसाब से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कितने नंबर के टॉपिक आते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। ये व्याकरण का टॉपिक है जिसमें 100% नंबर आएंगे, एक भी नंबर नहीं कटना आपका। सीधे के सीधे जो वेटेज हो गया 20 नंबर का, उसमें एक भी नंबर नहीं कटना है। वो क्या है? व्याकरण। व्याकरण के अंदर जो टॉपिक है वो कौन कौन से है? देखो, समझने वाले टॉपिक, संधि। संधि बिल्कुल समझने वाला टॉपिक है। 5 नंबर के या 2.5 नंबर के इसके सवाल आते हैं। कई बार 5 नंबर का सवाल दे दिया और कई बार 2022 के पेपर में संधि का सवाल नहीं पूछे और 2023 के पेपर में इसको पूछा गया है। मतलब आगे भी संभावना ये आएगा। नहीं पूछा। इसके अलावा जो अब तक नहीं दिया व्याकरण में, स्पष्ट नहीं किया व्याकरण में कौन से टॉपिक देंगे। जो टॉपिक पिछले सालों से बार बार आए हैं वो तो 100% मान के चलो उसमें से आते हैं। नया कोई टॉपिक संधि के साथ जोड़ सकता है तो हम थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे समास की भी। संधि के साथ हम हल्की डिस्कस कर लेंगे। समास का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि अब उनको समास का क्वेश्चन भी दे दे। तो 5 नंबर का सवाल संधि या समास में आना ही आना है, ये तय है। इसके अलावा हिंदी में आएगा विलोम शब्द। विलोम का मतलब समझ में आता है? इंग्लिश के अंदर होता है ना अपोजिट, विपरीत। तो हमें एक शब्द दे रखा होगा, उसको हमें क्या करना है? विलोम शब्द लिखना है, उसका अपोजिट लिखना है। तो विलोम शब्द। विलोम शब्द के अलावा आएगा शब्द युग्म। अभी बताऊंगा कि शब्द युग्म क्या है, सवाल देखेंगे। शब्द युग्म का मतलब एक जैसे सवाल है वो दे रखे हैं, एक जैसे सवाल शब्द जो होंगे वो दे रखे होंगे, उनका अर्थ अलग अलग होगा। सामान्य हमें एक जैसे लिखेंगे लेकिन उनका अर्थ क्या क्या होगा वो अलग अलग होगा। तो शब्द युग्म की बात करेंगे। इसके अलावा आएगा वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरा वाक्य दे रखा होगा और उस वाक्य को हमें उत्तर किस में देना है? एक शब्द में बताना है कि वाक्य का वन वर्ड आता है ना, इंग्लिश के अंदर जो वन वर्ड आता है वही है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके अलावा आएगी शब्द शुद्धि। वाक्य शुद्धि के सवाल अभी तक नहीं आए हैं। शब्द शुद्धि, अशुद्ध शब्द हमें दे रखा होगा और उसको हमें क्या करना है? शुद्ध रूप के अंदर लिखना है। तो ये किस किस के टॉपिक हो गए? हमारे व्याकरण के टॉपिक हो गए। संधि हो गई या समास हो गया, विलोम शब्द है, शब्द युग्म है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, शब्द शुद्धि है। एक और टॉपिक है जिसके बार बार सवाल आएंगे व्याकरण का, वो है मुहावरे। मुहावरे देंगे या मुहावरों के साथ हमें क्या देंगे? लोकोक्ति। मुहावरे, मुहावरों के साथ लोकोक्ति भी दे सकते हैं। ये सवाल जो पूछा जाता है इसमें एक तो मुहावरे और लोकोक्ति का अर्थ पूछेंगे और दूसरा इसी के साथ पूछेंगे वाक्य में प्रयोग करके बताओ इस मुहावरे का, इस लोकोक्ति का। ठीक है, ये 5 नंबर का तय सवाल है, 5 नंबर का। और ये जो व्याकरण के टॉपिक है या तो 2.5 नंबर के या 5 नंबर के सवाल इसके अंदर आते हैं। कुल मिला के व्याकरण का यदि अपने एवरेज निकालो तो 20 नंबर की व्याकरण आनी है। 20 नंबर व्याकरण के सवाल आने हैं जो हमें क्या, किस पर आधारित हैं? समझ पर आधारित हैं। यदि हमने समझ ली, हमने हिंदी कभी भी नहीं पढ़ी है, इंग्लिश मीडियम के भी हम हैं, तो इन सवालों को हम बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और जब व्याकरण की समझ आएगी, जब हमें शब्दों पे पकड़ होगी, तब हम
जो रचनात्मक लेखन है जिसको हमें लिखना है वो भी हम अच्छे से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे रचनात्मक लेखन में। रचनात्मक लेखन, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? लिखो एक बार कि व्याकरण के कितने कितने टॉपिक आने हैं। हम पूरे व्याकरण के जो टॉपिक हैं इनको हम विस्तार से जो है वो बात कर लेंगे। लिखा हुआ है, शेड्यूल आपको मिल जाएगा नीचे जो लिंक के अंदर, कि सबसे पहले आज का तो विश्लेषण है, उसके बाद संधि है, पूरी विलोम शब्द है, शब्द युग में वाक्यांश के लिए एक शब्द है, उसके बाद पूरा का पूरा शेड्यूल दे रखा है हमें। लगभग 40 से 45 दिन का शेड्यूल दे रखा है। यदि ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा क्लासें भी, आपको कुछ चीज़ें यदि समझ में नहीं आएगी, बेसिक सामान्य यदि आपकी समझ नहीं है तो उन पे भी हम बात करेंगे, ताकि हिंदी की लेखन में किसी भी प्रकार की दिक्कत हमें नहीं हो। ये सारी बातें इसके अंदर दे रखी हैं। व्याकरण के बाद हम किस पे बात करते हैं? रचनात्मक लेखन में। कितने नंबर के पेपर की हमने बात कर ली? 50% पेपर तो हमने डिस्कस कर लिया। सिलेबस क्या क्या है? सबसे पहले क्या, 30% सीधा का सीधा किसका वेटेज? निबंध का। 20% किसका वेटेज है? व्याकरण का। व्याकरण का वेटेज सिर्फ 20% ही नहीं है, व्याकरण का योगदान रचनात्मक लेखन में भी आएगा। जब हमें व्याकरण की समझ अच्छे से होगी, शब्दों पे पकड़ अच्छी होगी, तो रचनात्मक लेखन को हम अच्छे से लिख पाएंगे। तो 20 नंबर की बात होगी। व्याकरण के जितने पिछले सालों के पेपर के सवाल आ रखे हैं उन सवालों के बारे में भी बता दिया कि किस किस तरीके से जो है वो सवाल आएंगे। अभी हम पेपर देखेंगे तो सवालों का विश्लेषण कर लेंगे। अब देखो आएंगे हम रचनात्मक लेखन पे, कि रचनात्मक लेखन के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। 50 नंबर की हमने बात कर ली, 30 नंबर का निबंध और 20 नंबर की व्याकरण। अब और टॉपिक देखो, अंग्रेजी के अंदर लिख रखा होगा पैसेज, अंग्रेजी भाषा में लिख रखा होगा, इंग्लिश में, उसका अनुवाद किस में करना है? हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में। सरल हिंदी भाषा के अंदर उसका अनुवाद करना है। कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपके दोनों भाषाओं पे यदि पकड़ है, इंग्लिश पे भी पकड़ है, हिंदी पे भी अच्छी पकड़ है, तो हम सही तरीके से इस अनुवाद को लिख पाएंगे। और यदि हमने सही तरीके से अनुवाद लिखा है तो आप मान के चलो 8 से 9 नंबर, और बहुत अच्छा लिखा है तो 10 नंबर भी ला सकते हैं। रचनात्मक लेखन में पहला क्या, अंग्रेजी का पैसेज दे रखा होगा, उसका क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना है। अंग्रेजी का पैसेज दे रखा होगा, उसका क्या करना है? हिंदी अनुवाद करना है। पहला हो गया। अंग्रेजी का पैसेज दे रखा, उसका क्या करना है? हिंदी अनुवाद। दूसरा देखो, पत्र लेखन। पत्र लेखन, पत्र लिखते हैं ना, दो तरीके के पत्र होते हैं, एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक का मतलब समझते हो? यदि कोई एक अधिकारी अपने पैरेलल अधिकारी जो होता है उसको पत्र लिखते हैं, जो कार्यालय की भाषा होती है उसके अंदर लिखा जाता है तो औपचारिक पत्र। और यदि सामान्य जन किसी को लिखता है तो अनौपचारिक पत्र। यदि हम अपने माता पिता भाई बहन दोस्तों को पत्र लिखते हैं तो वो अनौपचारिक पत्र हो जाएगा। पत्र लेखन कितने नंबर का? 10 नंबर का। पत्र लेखन भी कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का पत्र लेखन आएगा। 10 नंबर का ये अनुवाद हो गया, 10 नंबर का में हो गया पत्र लेखन। इसके अलावा देखो 10 नंबर की आती है व्याख्या। क्या आती है? व्याख्या। व्याख्या का मतलब क्या है? हिंदी का ही पैसेज दे रखा होगा हमें, मतलब हिंदी का गद्यांश और हिंदी का पद्यांश। हिंदी का ही क्या दे रखा होगा? हिंदी का ही हमें दे रखा होगा गद्यांश। गद्यांश मतलब कहानी का या उपन्यास का जो पार्ट होता है ना, वो पद्यांश का मतलब कविता के लेखन के रूप में दे रखा होता है, उसको कहते हैं पद्यांश। 5 नंबर के पद्यांश की व्याख्या करनी है और 5 नंबर के गद्यांश की व्याख्या करनी है। और करनी कैसे है? सरल भाषा में। ये साहित्यिक हिंदी का प्रयोग किया होगा यहाँ पे, हमें सरल भाषा में उसका अनुवाद करके लिखना है। व्याख्या के अंदर हम समझेंगे कि कैसे उसका प्रसंग लिखेंगे, कैसे संदर्भ लिखेंगे, उन सारी बातों की बात करेंगे। बीच में व्याख्या कैसे लिखेंगे, या कठिन शब्दार्थ है तो उनको कैसे समझाना है, उसके बाद में विशेष कैसे लिखना है, उसका क्या पैटर्न होगा, वो पूरी हम जब व्याख्या पे बात करेंगे तब पढ़ेंगे। गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या कितने नंबर की होगी? 10 नंबर की होगी। यहाँ भी कुछ भी रटने वाली बात नहीं, यहाँ भी कोई रटने वाली बात नहीं, यहाँ भी कोई रटने वाली बात नहीं। सिर्फ भाषा पे पकड़ और समझ ही है जो हमें क्या करेगी? मजबूत करेगी। जितना हम लेखन करेंगे उतनी ही जो है वो हमारी भाषा के ऊपर जो मजबूती आती जाएगी और अच्छे नंबर आएंगे। अब एक हमारे आएगा गद्यांश। देखो ये तो हम बचपन से जब तीसरी चौथी क्लास में आ जाते हैं, आजकल तो दूसरी क्लास में भी पूछ लेते हैं। गद्यांश दे रखा होगा और गद्यांश के अंदर क्या पूछेंगे? गद्यांश में से पूछेंगे उत्तर बताओ। सभी क्लासों में आते हैं ना, छोटी क्लासों से लेके बड़ी क्लासों तक यही चलता है कि गद्यांश दे रखा होगा और गद्यांश में से उत्तर बताओ। 10 नंबर का जिसके अंदर सवाल दे रखे होंगे, 3 या 4 सवाल आएंगे, एक सवाल या 2 नंबर का
कई बार ऐसे पूछ लेते हैं, 4-4 नंबर के 2 सवाल और एक सवाल 2 नंबर का देके पूछ लिया, टोटल 10 नंबर का। और गद्यांश में एक पक्का सवाल आता है कि इस गद्यांश का शीर्षक बताओ, इस गद्यांश का शीर्षक बताओ, इस तरीके का सवाल आता ही आता है। गद्यांश के शीर्षक वाला जो सवाल है वो आएगा ही आएगा। इसके अलावा जो सवाल है हमारा वो है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण का मतलब बड़ा गद्यांश दे रखा होगा और बड़े गद्यांश को हमें क्या करना है, छोटे जो उसका संक्षिप्तीकरण मतलब उसका 1/3 लिखना है। जैसे हमें 10-12 लाइनें दे दी तो 10-12 लाइनों में से हमें निकालना है 3 लाइन या 4 लाइन के अंदर ही लिखना है, ऐसे नहीं बहुत विस्तार से लिखना। उसको क्या करना है, संक्षिप्तीकरण करना है। और उसके किस प्रकार से संक्षिप्तीकरण करते हैं, कौन कौन सी उनके बातों का ध्यान रखने हैं, वो सारी बातें इसके अंदर होगी। संक्षिप्तीकरण वाला भी कितने नंबर का आएगा, टोटल 10 नंबर का आएगा, जिसके अंदर हमें क्या करना है, संक्षिप्तीकरण वर्ग पर बात करनी है। अनुवाद, पत्र लेखन, व्याख्या, गद्यांश, पद्यांश पढ़कर उसका उत्तर देना, ये वाले टोटल जो है वो अपने कितना हो गया, पूरे पेपर की व्याख्या हो गई कि कितने कितने नंबर की इसकी जो है वो आएगी। बोर्ड वाला पार्ट ये, अब हम बोर्ड पे आ गए हैं, इस पे हम पूरे सिलेबस को वापस विस्तार से समझेंगे, एक एक टॉपिक को सही तरीके से लिख के समझेंगे कि कौन कौन सा पार्ट था। तो हम पेपर दे रखा था साथ में, उसके माध्यम से हमने समझा। अब हम पूरे वाइट पेपर में समझते हैं ताकि आपको पूरा सिलेबस याद हो जाए। कौन से पेपर की बात कर रहे थे, हिंदी का पेपर। कैसी हिंदी, सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के पेपर की बात कर रहे थे। इसके अलावा इसके साथ क्या आएगा, निबंध आएगा। क्या बात कर रहे हैं आज हम, सबसे पहले बात करते हैं कुल कितने नंबर का, कुल नंबर, कुल कितने नंबर का पेपर आएगा, कितने नंबर का पेपर आएगा, कुल 100 नंबर का पेपर आएगा। समय कितना मिलेगा हमें, समय समय हमें मिलेगा 3 घंटे लिखने के लिए। कितने मिलेंगे, 3 घंटे लिखने के लिए मिलेंगे। अब हम दोनों अलग अलग पार्ट से कि व्याकरण, सबसे पहले पहले बड़ा टॉपिक बताया उसको ध्यान में रख लो, क्या, निबंध लेखन। निबंध लेखन किस पे आ सकता है, निबंध लेखन जो आप जीएस के सिलेबस पढ़ते हो ना उसी से। जैसे निबंध लेखन कितने नंबर के आएगा, 30 नंबर के। स्पष्ट लिख रखा है कि या तो आपको जो सामाजिक मुद्दे होते हैं वो उन पे आ सकता है, आर्थिक मुद्दे होते हैं उन पे आ सकता है, वैज्ञानिक मुद्दे होते हैं उन पे आ सकता है, राजनीतिक मुद्दे होते हैं उन पे आ सकता है। सारे टॉपिक को हम अलग अलग इन निबंध जब पढ़ेंगे ना, तो सामाजिक मुद्दे कौन से, आर्थिक किस प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिक कौन से होते हैं, दर्शन से संबंधित कौन से होते हैं, उन सभी के ऊपर जो है हम बात कर लेंगे। तो निबंध लेखन, सबसे पहले निबंध लेखन, और निबंध लेखन कितने नंबर का, 30 नंबर का। 30 नंबर का क्या आएगा, निबंध लेखन आएगा। ये बात हो गई। उसके बाद हमने किस पे बात की थी कि व्याकरण टॉपिक, आप अपने पास कॉपी रखना, उसके अंदर लिख लेना कि व्याकरण के कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो व्याकरण के टॉपिक में हमने किस पे बात की थी कि संधि आएगा, और संधि के साथ क्या, समास भी। अभी तक समास का सवाल नहीं आया है, जब भी पूछा है संधि का सवाल ही पूछा है, पर व्याकरण के टॉपिक है वो स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए, इसलिए हम थोड़ी बहुत जो है वो समास पे भी बात कर लेंगे। इसके अलावा क्या टॉपिक, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। इसके अलावा तीसरे टॉपिक पे कौन सी बात की थी, शब्द युग्म। एक जैसे शब्द दे रखे होंगे उनका अर्थ अलग अलग होगा, शब्द युग्म। इसके अलावा कौन सा टॉपिक था, शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि। और कौन सा टॉपिक था, मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे लोकोक्ति। ये किसके, व्याकरण के टॉपिक, संधि, समास, विलोम शब्द, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि है, मुहावरे है, लोकोक्ति है, सारे सारे वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ये तो व्याकरण के टॉपिक। कितने नंबर की व्याकरण है, ध्यान रखना है, 20 नंबर की व्याकरण है। निबंध लेखन 30 नंबर का, व्याकरण 20 नंबर की। टॉपिक जो हमने लिखे हैं लगभग यही टॉपिक आएंगे। इसके साथ सामान्य हिंदी के कुछ टॉपिक होंगे, उसके अपने बात कर लेंगे। यदि आपको बेसिक चीज़ें यदि समझ में नहीं आएगी
शब्द शुद्धि के अंदर के कौन सी कहाँ बिंदी लगती हैं, कहाँ चंद्र बिंदु लगता है, कहाँ शब्द को आधा लिखते हैं, इस तरह की समस्याएं आएगी तो उनके ऊपर भी बात कर लेंगे। यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई। 50 नंबर का पेपर समझ में आ गया। निबंध लेखन 30 नंबर का और व्याकरण कितने नंबर की? व्याकरण जो आएगी वो 20 नंबर की। व्याकरण के सारे टॉपिक आ गए समझ में? बता दो एक बार लिख के। व्याकरण यहाँ तक आपको सिलेबस समझ में आ गया? सिलेबस कहीं भी विस्तार से नहीं दिया हुआ। आवाज आ रही है? अब आ रहा है वीडियो? एक बार बताओ। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास शायद रुक गई थी, वो पूछ लूँगा। आवाज़ आ रही है? एक बार सारे कमेंट करके बताओ आवाज़ आ रही है और वीडियो क्लियर आ रहा है? अब ये लिखो कि क्लास रुकी कहाँ थी, कौन से टॉपिक पे हम बात कर रहे थे तब क्लास रुक गई थी। वापस अपन उसी टॉपिक से बात कर लेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से रुकी है क्लास। किस जगह से बात कर रहे थे वो आप एक बार बता दोगे ना? कौन सा था टॉपिक जिस पे बात करते हुए क्लास रुकी है? ये जो बोर्ड पे लिखा है ये सारे टॉपिक पे बात हो गई थी, व्याकरण के टॉपिक और पूरी जो सिलेबस के जितने रचनात्मक लेखन के टॉपिक थे इस पे पूरी बात हो गई। सर स्टार्टिंग में ही रुक गई। स्टार्टिंग में कौन सी ये वाली बात नहीं करी थी इस पे? तो कह रहे स्टार्टिंग में ही रुक गई थी। ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है ये वाला समझा था कि दिखा था वीडियो आपको पहले? ग्रामर पे ये जो ग्रामर के टॉपिक लिखे हुए यहीं पे देखो। एक बार है ना सिलेबस को वापस समझ लेते हैं। सिलेबस पे ही बात कर रहे थे हम, सिलेबस को वापस समझ लेते हैं पूरा लिख के। ओके आ जाएगी अब क्लास आ जाएगी। अब टेक्निकल कोई इश्यू था इसकी वजह से क्लास रुकी, हम वापस बात करेंगे सिलेबस पे। अब आप ध्यान से देखो, कॉपी लेके बैठ जाओ पास में, कॉपी रखो पास में। मैं लिखवाता हूँ कि 100 नंबर के पेपर के अंदर कैसे कैसे आएगा, हमारे कैसे फुल नंबर आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक है उन पे बात करते हैं। आ रही है सही से आवाज़? लिखो कितने नंबर का था टोटल पेपर? ये जो है वो 100 नंबर का पेपर। कितने नंबर का? 100 नंबर का। कुल कितने नंबर? कुल नंबर पेपर के 100 नंबर। और समय कितना था? 3 घंटे का। कितना? 3 घंटे का। अब हम दोनों विभाजन हमने किए थे, एक तो किया था व्याकरण, एक किया था रचनात्मक लेखन, एक हमने अलग से विभाजन किया था वो किया था, यहाँ लिख देते हैं सबसे बड़ा जो टॉपिक जिसपे हमें सबसे ज़्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ेगी, सबसे ज़्यादा लिखना पड़ेगा, निबंध। निबंध कितने नंबर का बताया था? 30 नंबर का। लिख लेना सभी का विभाजन, 30 नंबर का निबंध आएगा। व्याकरण आएगी 20 नंबर की। टॉपिक में हम बात कर लेते हैं। संधि टॉपिक के सवाल आ रखे हैं, एक साल नहीं आए थे, पिछले साल आए थे। समास के आए नहीं हैं, आगे संभावना है कि संधि की जगह समास वाले टॉपिक से हमें सवाल पूछ ले। आवाज नहीं आ रही हो तो लिख देना संधि और समास। इसके अलावा विलोम शब्द, विलोम शब्द अपोजिट वर्ड लिखते रहना एक एक को। विलोम शब्द के बाद शब्द युग्म, समझ में आ जाएगा शब्द युग्म। वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य दे रखा होगा उसके लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द। इसके अलावा मुहावरे, मुहावरे लोकोक्ति। तो व्याकरण के टॉपिक संधि है, समाज है, विलोम शब्द है, शब्द युग्म है, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे लोकोक्ति। एक टॉपिक हमारा रह गया जो हम नीचे लिखते हैं, कौन सा? शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि। अब मुझे ये बताओ एक बार लिख के कि व्याकरण के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं?
एक बार आप ये लिख के दिखा दो कि व्याकरण के जितने टॉपिक है आपको पता चल गया कि कौन कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे और कौन कौन से जो है वो हम करने वाले हैं। आ गया। उसके बाद में ये कितने नंबर का 30, ये कितने नंबर का 20। देखो 50% यहीं से क्लियर हो गया। और इन 50 नंबर में से हम कितने नंबर ला सकते हैं, तो मान के चलो ये 45 नंबर ला सकते हैं। कटेंगे कहाँ सर, निबंध में यदि हमारे अच्छा निबंध लिखते हैं फिर भी 3 से 4 नंबर कम देने की संभावना रहती है। इसके अलावा हमें व्याकरण से एक भी नंबर इधर उधर नहीं जाने देना है। पूरी अच्छे से मेहनत करेंगे, एक भी सवाल इधर उधर नहीं होगा। व्याकरण हम मानक पुस्तकों से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिंदी के जो मानक लेखक हैं उन्हीं की किताबों में से हम जो है इसका अध्ययन करने वाले हैं पूरी व्याकरण का। अब देखो रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन में क्या, अनुवाद अंग्रेजी का दे रखा होगा, अंग्रेजी से हिंदी में अंग्रेजी का पैराग्राफ दे रखा होगा, अंग्रेजी से उसका अनुवाद किसके अंदर करना है, हिंदी के अंदर करना है। अंग्रेजी का दे रखा होगा, कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का, लिख लेना अनुवाद वाला। दूसरा लिखो पत्र लेखन, सारे पत्र पढ़ेंगे, औपचारिक पत्र अनौपचारिक पत्र लेखन, कितने नंबर का, 10 नंबर का। कितने नंबर का आएगा, पत्र लेखन। पत्र लिखते हैं ना हम, हमारे किसी कोई भी काम होता है, हम किसी कार्यालय को पत्र लिखते हैं, कोई समस्या हो जाती है तो पत्र लिखते हैं, बैंक में जाएंगे तो पत्र लिखेंगे, कॉलेज के लिए पत्र लिख सकते हैं। सारे पत्र लेखन कौन सी एजेंसी को लिखना है उसका पूरा फॉर्मेट, औपचारिक अनौपचारिक पत्र लेखन कोई भी आ सकता है, दोनों पे बात करेंगे। इसके अलावा व्याख्या, व्याख्या भी कितने नंबर की, 10 नंबर की। 5 नंबर की व्याख्या, दोनों विभाजन आएंगे। 5 नंबर की आएगी हमारे गद्यांश में से, उसकी व्याख्या करनी है 5 नंबर की। और 5 नंबर की व्याख्या किसकी आएगी, पद्यांश की। कुल कितने नंबर की, 10 नंबर की। 5 गद्यांश के और 5 पद्यांश के नंबर, कुल व्याख्या कितनी, 10 नंबर की। व्याख्या कितनी, 10 नंबर की, 5 गद्यांश और 5 पद्यांश। गद्यांश के अंदर समझ गया, कहानी लिखते हैं हम जो सामान्य भाषा के अंदर लिखते हैं वही गद्य होता है। और पद्यांश का मतलब कविता हो गई, गीत हो गया, वो जो पद्य भाषा के अंदर लिखता है उसको पद्य कहते हैं और इसको गद्य कहते हैं। ये क्या है पता है आपको, बताएगा कोई, ये कैसे लिखते हैं, ये क्या है, गद्यांश आपने लिखा ना, गद्यांश, ये क्या है, ये इसमें और इसमें अंतर किस किस को पता है, पता है किसी को, लिख के बताओ। 2 वर्ण लिखे मैंने, एक ये और एक ये, इन दोनों में अंतर है क्या, किसी को पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में। ये 2 मैंने जो वर्ण लिखे हैं, एक ये द और एक ये ध वाला जो लिखा है, वो आपको बताना है। पता है किसी को, जवाब नहीं आ रहा मतलब नहीं होगा। ये वाला है ना, ये द आधा और ये य से मिलके बना हुआ है, देव देव। यदि कोई ऐसे लिखेगा ना, गद्ध, देखो एक शब्द हमें शब्द युग में ना हमारे वो ऐसे ही लिखे होंगे, एक लिखेगा गद्दे, एक लिखेगा गद्द। अब वो क्या पूछेगा, पूछेगा कि बताओ इसका अर्थ क्या है, इसका ये अर्थ क्या है। हमें लगेंगे क्या है, ये मोड़ा ही तो है यहाँ से, और क्या किया है, यहाँ डंडी लगा दी, भूल से लगा दी होगी। एक डंकी वाला है, हाँ डंकी वाला कौन सा है, ये वाला ध है, ये ध, गद, गद मतलब क्या, गधा, अरे ये गधा है, गधा। और ये क्या है, देय, गद्य, गद्य मतलब जो हिंदी का एक विशेष लेखन जिसके अंदर कहानी नाटक और उपन्यास लिखा जाता है, वो वाला गद्य। हिंदी लेखन का एक प्रकार या लेखन का एक प्रकार है गद्य। ये ग, ये द और ये ऐसे लिखते हैं। ये इन दोनों को मिला के एक हमने जो है इस प्रकार का वर्ण बनाया है, द और ये। विद्यालय, विद्यालय लिखते हैं ना, विद्यालय, हाँ विद्यालय, इस प्रकार के ये शब्द जो है वो हमें जब लेखन करते हैं ना तो उस समय हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना होगा। इस प्रकार के हम सारे सारे शब्द युग में पढ़ेंगे, शब्द युग में इस प्रकार के ही शब्द हमारे लिखे हुए, हमें पूछेंगे कि शब्द युग में क्या, अभी हम देख लेंगे सवाल। तो व्याकरण के टॉपिक इतने अच्छे से करेंगे कि एक भी टॉपिक हमारा गलत नहीं हो, एक भी सवाल हमारा जो है वो गलत नहीं हो। ये व्याख्या की बात हो गई। उसके अलावा हमने किसने बात करी थी, संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण का मतलब क्या होता है, छोटा करना। बड़ा गद्यांश दे रखा होगा और बड़े को हमको छोटा करके लिखना। देखो दोनों परीक्षाएं अपनी, निबंध हमें क्या लिखना है, निबंध लिखना बड़ा करके 400 से 500 शब्दों में, इसका फॉर्मेट हमें तैयार करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा।
ठीक है, 30 नंबर की है तो वेटेज भी बहुत अच्छा है। जितना अच्छे से निबंध लिखेंगे, और निबंध हिंदी का निबंध है, कौन सा, जनरल का तो है ही, जनरल का नॉलेज तो हमारे काम आएगा ही आएगा, सामान्य जो ज्ञान है वो तो हमारा काम आएगा ही आएगा, लेकिन भाषा भाषा भी इसके अंदर हमें क्या रखनी है, शुद्ध रखनी जरूरी है। यदि हम निबंध के अंदर बहुत ज़्यादा अशुद्धियाँ करेंगे तो हिंदी वाले निबंध में कितना भी हमने अच्छा लिखा है तो वहाँ पे हमारे नंबर नहीं आएंगे। इसलिए ध्यान रखना है कि जीके का पेपर नहीं है उसके अंदर निबंध नहीं आ रहा है, निबंध किसके अंदर आ रहा है, सामान्य हिंदी के पेपर में आ रहा है। इसका मतलब व्याकरण का भी हमें ध्यान रखना है, शब्द शुद्धियों का भी हमें ध्यान में रखना है, गलतियां हमें नहीं करनी है। संक्षिप्तीकरण कितने नंबर का, 10 नंबर का। एक टॉपिक और कौन सा था, एक गद्यांश दे रखा होगा और उसमें से ही उत्तर देने हैं। जब हम दूसरी तीसरी क्लास में होते हैं ना, तब से ये हमें सवाल पूछा जाता है कि आपको गद्यांश लिख के देंगे और गद्यांश में से ही क्या करना है, उत्तर देना है, उसी के अंदर से हमें लिखना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसके उत्तर हमें अपनी भाषा में लिखने हैं। वो बड़ा सवाल पूछेगा, जैसे पूरा 10 नंबर का है, 10 नंबर में से हमें 4-4 नंबर के 2 सवाल पूछ लिए और एक पूछ लिया इसका शीर्षक बताओ कि पूरे के अंदर क्या कहा गया। जैसे किसी पाठ का नाम लिखा होता है ना सबसे ऊपर, वही उसका क्या होता है, शीर्षक होता है, किस पूरे पाठ के अंदर क्या क्या, वो शीर्षक किस प्रकार से देना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये पूरी की पूरी जो रचनात्मक लेखन, ये 50 नंबर का इधर का आ गया, और ये व्याकरण और निबंध मिला के 50 नंबर का ये हो गया। ये कुल मिला के हमारे कितने नंबर का पेपर हो गया, 100 नंबर का पेपर हो गया, जिसके अंदर निबंध, व्याकरण, रचनात्मक लेखन। देखो इसमें कुछ ही टॉपिक है जिसको रटना है, इसके अलावा हमें समझना है, और समझने के अलावा क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करना है। हिंदी हमारी मजबूत तभी होगी तब हम सुबह उठते हैं ना, अखबार पढ़ते हैं ना जीके के लिए, तो हमें जो संपादकीय वाला पृष्ठ आता है उसको हमेशा पढ़ना चाहिए, और पृष्ठ पढ़ते समय ये भी ध्यान रखना है, शब्द शुद्धियों का भी ध्यान रखना है, और इससे हमारी भाषा की पकड़ होगी। और हम जब निबंध लिखेंगे तो बार बार उसको क्या करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। निबंध जहाँ टॉपिक हमें दिया है ना उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है, आप एक ही तरीके के वाक्य और एक ही तरीके के गद्यांश को बार बार रिपीट करके नहीं लिखोगे। हम भी ये करते हैं ना, एमए करते हैं, 12th करते हैं, हम कॉपी भर देते हैं कि कॉपी भरने से पूरे नंबर आ जाएंगे। कॉपी भरने से हमें पीसीएस के अंदर वो कुछ भी नहीं देने वाला, नंबर तो क्या, ठीक है, 30 नंबर में से 3 नंबर भी आएंगे और 30 नंबर में से आने वाले के 25 नंबर भी आएंगे और इससे ज़्यादा नंबर भी आएंगे। तो कितना बड़ा डिफरेंस, सिर्फ ये एक टॉपिक। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसके ग्रामर में 5 नंबर आएंगे व्याकरण में, और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिसके ग्रामर में 20 में से 20 नंबर आएंगे। तो ये वाला पेपर, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके जीके बहुत अच्छे होने के बाद में 33% इसके अंदर कंपलसरी है और वो भी क्लियर नहीं होता है। हिंदी का पेपर कंपलसरी है तो हिंदी का पेपर ये मान के चलो कि वो इतना आसान नहीं बनाने वाला है या इतनी आसान मार्किंग नहीं होने वाली है। ये सारी बातें हमें मान के चलनी है। अब हम बात करेंगे कि पिछले जो 2023 का आपका पेपर हुआ या 2022 का पेपर हुआ, पूरा पैटर्न तो यही है जो मैंने आपको समझा दिया। अब हम देख लेते हैं कि उसमें किस किस तरीके के सवाल आए हुए हैं और उसको हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर पूरे विस्तार से करने वाले हैं। देखो सबसे पहले तो आपको मैं जो शेड्यूल है ना वो दिखा देता हूँ, कितनी क्लासें होगी। ये एक बार आप देख लो इसके अंदर। सबसे पहले तो अभी जो हमें पेपर का विश्लेषण, पाठ्यक्रम का विश्लेषण, आज की हमारी क्लास यही रहने वाली है। इसके बाद देखो संधि का टॉपिक हमारे हैं, पूरी करेंगे हम। देखो कितनी क्लासें दे रखी है, 5-6 क्लासें संधि की दे रखी होती है। संधि का सामान्य परिचय, संधि के कौन कौन से भेद होते हैं, सभी संधि और किस तरीके से करनी है, संधि क्या होती है या संधि विच्छेद क्या होता है, उसके बारे में। आगे देखो विलोम शब्द, विलोम शब्द की भी 2 क्लास हमें दे रखी है। विलोम शब्द वैसे याद करने की है लेकिन महत्वपूर्ण विलोम शब्द है, उसके बारे में। शब्द युग्म, उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके बाद हम शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि वाला जो ये टॉपिक है ना, ये जब तक हमारी क्लासें पूरी नहीं होगी, 30 क्लास, 40 क्लास, 45 क्लास जब तक हम पढ़ेंगे तब तक शब्द शुद्धि को साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण योगदान है पूरे लेखन के अंदर। ये कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मुहावरे लोकोक्ति की क्लास है, उसके बाद हमें पत्र लेखन, संक्षिप्तीकरण, निबंध लेखन। निबंध लेखन की भी आपकी बहुत सारी क्लासें रखी। देखो निबंध लेखन की 7-8 क्लास निबंध लेखन की रखी गई है। उसके बाद हिंदी गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या करनी है, और व्याख्या किस तरीके से करनी है, और व्याख्या के साथ साथ हम किस पे बात कर लेंगे कि उसका जो गद्यांश दे रखा होगा और उसके उत्तर कैसे देने हैं, इसकी भी हम 7 अलग क्लास रखेंगे कि किस प्रकार से गद्यांश के शीर्षक का उत्तर देना है और किस प्रकार के गद्यांश के सवाल है उसके किस तरीके से उत्तर देने हैं। तो इनके ऊपर भी हम क्या करेंगे, पूरा ध्यान देने वाले। अब हम पेपर पे डिस्कस करते हैं कि पेपर किस तरीके के
ये है हमारे 2000 हिंदी और हिंदी निबंध लेखन का ये पेपर है, इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हिंदी अनुवाद वाला टॉपिक दे रखा है, हिंदी अनुवाद का टॉपिक दे रखा है, हिंदी का जो है वो अनुवाद वाला टॉपिक दे रखा है। उसके बाद क्या टॉपिक है, पत्र लेखन। उसके बाद क्या है, पत्र लेखन। अब हम पत्र लेखन वाले को अच्छे से देख लेते हैं कि पत्र लेखन में किस तरीके के सवाल आए हैं। सारे पेपर देखो, अथवा में सवाल और आएगा पत्र लेखन का, कि हमें ये नहीं लिख पा रहे हैं तो ये लिख देते हैं। देखो अथवा में सवाल देगा हमें, अथवा का मतलब हमें इसमें से एक का ही उत्तर देना है 10 नंबर का। दूषित पेयजल, दूषित का मतलब समझते हो, गंदा जो पानी होता है ना। शब्दों को ऐसे पेपर पढ़ोगे ना, उसके अंदर ही बहुत सारे शब्द ऐसे होंगे जिनका हमें अर्थ सामान्य पता होना चाहिए। जैसे लिखा कि दूषित पेयजल की आपूर्ति। अब जब व्याख्या आती है ना, तो इस प्रकार के वाक्य लिखे लिखे होंगे ना, उसको हमें सरल करके लिखना है। हमें मतलब ही नहीं पता दूषित का मतलब क्या होता है, पेयजल का मतलब क्या होता है, पीने का पानी, और आपूर्ति का मतलब होता है सप्लाई, उसकी जो पूर्ति करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, गंदे पेयजल की पूर्ति, वो वाले के विरोध में अध्यक्ष जल संस्था को एक शिकायत पत्र लिखना है। किस प्रकार का पत्र है, शिकायत पत्र है। लिख हम रख रहे हैं और किसको लिख रहे हैं, जल संस्थान को लिख रहे हैं। मतलब जो पेपर का पैटर्न आ रहा है, ये मान के चलो वो औपचारिक पेपर नहीं, अनौपचारिक पत्र ही आ रहे हैं। हमें ही लिखना है किसी अधिकारी को पत्र, तो हम सामान्य जो कार्यालयों के अंदर भाषा है उस भाषा का प्रयोग नहीं करके सामान्य भाषा का प्रयोग करके भी लिख सकते हैं। आपके बैंक खाते से अन्य किसी के द्वारा अवैध रूप से रुपया निकाल लिए जाने के विरोध में साइबर अपराध प्रकोष्ठ। ये तो बहुत होता है ना, हमारे खाते के अंदर पैसे थे, निकल गए, किसी ने निकाल लिए, पता ही नहीं चला, फिर हमें तक धड़कन होती है, तेज होने लगती है, किसने निकाले किसकी निकाली, और कोई तरीका नहीं होता। हम किसको लिखेंगे, साइबर। साइबर का टॉपिक आपके जनरल यदि साइंस का है तो उसमें दे रखा होगा, साइबर अपराध प्रकोष्ठ मतलब वो विभाग, पुलिस विभाग को। साइबर अपराध प्रकोष्ठ कौन से विभाग के अंदर आता है, पुलिस विभाग के अंदर आता है। उनको एक शिकायती पत्र, दोनों शिकायत से संबंधित पत्र थे। एक तो दूषित पेयजल की आपूर्ति हो रही है, और दूसरा जो है वो हमारा रुपया किसी ने निकाल लिया है। साइबर अपराध प्रकोष्ठ को लिखना है, लिखने वाले हम ही हैं, किस अधिकारी को लिखना है, उसका विषय क्या होगा, ये सारा पत्र लेखन के अंदर दे रखा होता है। पत्र लेखन की सबसे खास बात जो 2-3 क्लासों के अंदर समझ में आ जाएगी, उसका जो ढांचा होता है, उसका जो फॉर्मेट हमारा होगा, वो क्या होगा, अच्छा से हमें क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सार, ये संक्षिप्तीकरण का है। 1/3 शब्द, 1/3 से ही समझ में लिख देना कि छोटा, ये इतना बड़ा दे रखा है, उसको हमें क्या करना है, 1/3 के अंदर उसका जो है उत्तर देना है। अब इसके बाद ये हो गया। उसके बाद व्याख्या, सरल हिंदी व्याख्या। व्याख्या देख लो, सरल हिंदी में व्याख्या मतलब जो हमारा गद्यांश दे रखा है उसको हमने क्या करना है, हमारी सरल भाषा में लिखना है। जैसे इसने दिया, देखो, मनुष्य लोकबद्ध प्राणी है। देखो किस प्रकार के शब्द लिखे हैं, लोकबद्ध प्राणी हैं। इससे वो अपने को उन कर्मों के गुण दोष का भी भागी समझता है जिससे उसका संबंध होता है, जिसके साथ वो देखा जाता है। पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, अभी हमें वापस लिखते समय ऐसे नहीं लिखना अयोग्यता दुराचार, या मनुष्य लोकबद्ध मतलब लोक के अंदर प्राणी है, लोक बुद्धि का प्राणी है, उसके अंदर गुण और दोष जो होते हैं वो उन्हीं का भागी होता है। पुत्र की अयोग्यता और दुराचार, भाई के दुर्गुण और असभ्य व्यवहार आदि का ध्यान करके भी 10 आदमियों के सामने सिर नीचा होता है। यदि हमारा साथी हमारे सामने किसी तीसरे आदमी से बातचीत करने में भारी मूर्खता का प्रमाण देता है, भद्दी और ग्राम्य भाषा का प्रयोग करता है, तो हमें भी लज्जा आती है। लज्जा का मतलब क्या होता है, लज्जा का मतलब बताओ, लज्जा, लज्जा का बताओ। एक तो एक बताओ, ये प्रमाण लिखाओ, लिख के। कितनी सामान्य हिंदी कितनी आती है, लिख के बताओ शब्दों के जो मैंने पूछे हैं ना। व्याख्या में तो पूरे वाक्य का हम सरलीकरण करेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में लिखेंगे। लज्जा का मतलब बताओ, लज्जा, जल्दी लिखो। एक लज्जा और एक अयोग्यता क्या होती है, दुराचार क्या होता है। कुछ शब्द मैं आपको पूछ लेता हूँ। असभ्य का मतलब क्या होता है, ग्राम्य भाषा क्या होती है, ग्राम्य भाषा। हाँ, लज्जा का मतलब क्या होता है, शर्म। ये वाली दूसरी,
लिखो सही है, ऐसे रोमन में लिख रहे हो तो भी गड़बड़ मत करो, क्या यूज कर रहे हो आप, ऐसे नहीं लिखना है। और जो एक दो प्रमाण, प्रमाण क्या होता है, प्रमाण, प्रमाण, प्रणाम, दो लो ये शब्द युग्म दे दिया, प्रमाण, प्रणाम। प्रमाण, नमूना लेना है किसी का। उत्तर आ रहे हैं ना, उससे लग रहा है कि दिक्कत आ रही है बहुत सारे, तो हम जब पढ़ेंगे ना कुमार्गी, कैसे हो आप, सुमार्गी कुमार्गी, हाँ सबूत, प्रमाण, सबूत। और प्रणाम मतलब आप सभी को मेरा प्रणाम। तो जब हम पढ़ते हैं तो ये कौन सी भाषा दे रखी है इसके अंदर, देखो कठिन साहित्यिक भाषा दे रखी है, उसका सरलीकरण समझना। सरल कब होगा, जब हमें शब्दों का अर्थ मतलब होगा। कुमार्गी का विलोम बताओ, कुमार्गी, कुमार्गी का बताओ विलोम। कैसे मार्ग पे चल रहे हो आप, कुमार्ग पे सुमार्ग पे। देखो इसी ने लिख दिया, यहाँ विलोम शब्द भी खूब मिल जाएंगे। गुण दोष, गुण का क्या होगा, दोष हो जाएगा। ग्राम्य भाषा, बता रहे हो अच्छे से, कुछ जो उत्तर है वो बहुत अच्छे से दे रहे हैं, इसका मतलब आपके भाषा के ऊपर। तो ये व्याख्या वाले सवाल में हमें यदि इस व्याख्या को सरल करके लिख दिया, इसके अंदर हमें ये जरूर हम समझेंगे कि संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रश्न कैसे लिखेंगे। इतना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, उसको किस तरीके से लिखें कि हमारे अच्छे से नंबर आए, हमें एक भी गलती नहीं हो। और हमें 5 नंबर की है तो वो 4.5 या 5 के 5 नंबर दे तो ये हम रखेंगे। और भाषा किस प्रकार की, साहित्यिक भाषा का उत्तर नहीं देना है हमें, सामान्य हिंदी में सिर्फ सरल भाषा के अंदर उत्तर देने की कोशिश करनी है। कठिन भाषा हम साहित्य वालों के लिए काम की है और वो हम प्रयोग करते रहते हैं। आगे देखो, ये पूरा गद्यांश वाला है ना, ये भी 2 गद्यांश दे रखे होंगे। जैसे पत्र लेखन 2 दे रखे थे ना अथवा में, उसमें से हमें एक करना है, जो हमें आसानी से समझ में आएंगे ना सरल, वही हम करेंगे। इस देश में अनेक भाषाएं हैं, अनेक जातियां हैं, ये वाली। अब देखो दूसरी व्याख्या, जाको गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंग, अंधे अंधा ठेलिया, दुनियो कूप पड़ंत, पीछे लागा जाय था लोग वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। देखो गुरु की बात आ गई, कैसे गुरु हैं आपके, किसने लिखा, ये पता है किसी को कि ये पद्यांश होता है ना, जिस काव्य के रूप में हम लिखते हैं, इसका मतलब कौन बताएगा। जाको गुरु भी अंधला, किसने लिखा, ये पंक्तियां किस कवि की है, ये पंक्तियां किस कवि की है जो हम सुनते रहते हैं कि जाको गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंग, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। ग्राम्य गांव की भाषा, ये बताओ, इसका बताओ, ये किसका है बताओ। सुनते हो कबीर, कबीर, रविदास का नहीं है, कबीर दास का, रविदास का पांच चले गए, कबीर दास का है, कबीर दास का, इसका है, कबीर दास का है। क्या कह रहे हैं कबीर, कबीर कह रहे हैं जाको गुरु भी अंधला, अंधला मतलब अंधा, या जिसको हम कह सकते हैं मूर्ख, जिसका गुरु भी मूर्ख है, ठीक है। और चेला कैसा है, शिष्य, चेला का मतलब शिष्य, जिसका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु भी मूर्ख है। चेला खरा निरंग, खेला, चेला जो है, चेला जो है उससे भी महामूर्ख है, ठीक है। अब जब गुरु भी अंधला है, मतलब गुरु भी मूर्ख है, चेला उससे भी मूर्ख मिल गया, तो दोनों क्या है, अंधे अंधा, ये भी अंधा, गुरु भी अंधा, चेला भी अंधा, तो अंधे अंधे दोनों क्या करेंगे, ठेलिया मतलब भटकेंगे, और भटकते भटकते दोनों, दोनों दोनों मतलब दोनों, कूप पड़ंत, कूप का मतलब होता है कुआ, दोनों जाके किस में पड़ेंगे, कुएं में पड़ेंगे। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है कि गुरु भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, गुरु भी मूर्ख, चेला उससे भी निरंक, उससे भी महामूर्ख, और अंधे अंधे इकट्ठे हो गए, मूर्ख मूर्ख इकट्ठे होंगे तो किसके अंदर जाके पड़ने वाले हैं, कुएं के अंदर जाके पड़ेंगे। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि गुरु भी कैसे होने चाहिए, अरे गुरु ये होने चाहिए जिसके पास सही में वो आपको ज्ञान दे।
ज्ञान ही नहीं दे गुरु और बड़ी बड़ी बातें, दोनों कुएं में गिर गए गिर गए गिर गए। तो इसलिए गुरु कैसा रखना चाहिए, ज्ञान वाला रखना चाहिए। हमें गुरु से यही लेना है, ज्ञान। जब तक गुरु हमें ज्ञान नहीं देना, बड़ी बड़ी बातें करें ना, गुरु हमारे काम नहीं आते। गुरु वही काम आता है जिसके पास खुद के पास ज्ञान हो, और वो खुद के पास ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ कौन सी बात, वो जो ज्ञान है ना खुद वाला, वो आपके अंदर उतार सके, ऐसा होना चाहिए हमारा गुरु। देखो ये भी कबीर का है, देखो, पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। कबीर जी कहते हैं कि लोक वेद, कबीरदास को आपको पता है, कबीरदास रूढ़िवाद के विरोधी थे, निर्गुण भगत थे। किस प्रकार के भगत थे, निर्गुण भक्ति करते थे। जो भगवान थे ना, भगवान वो कहते थे पत्थरों में नहीं है, मूर्तियों में नहीं है, रूढ़िवाद का विरोध। कबीर की हम बात करेंगे साथ साथ, जब हम व्याख्या पढ़ेंगे ना तो कबीर को बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। कबीर के ही दोहे ज्यादातर हमें आगे भी पूछे जाते हैं। तो कबीर लोक मतलब वेदों के विरोधी थे। कबीर कहते हैं कि वेदों के अंदर कुछ नहीं धरा है, वेद किसी ने ऐसे ही लिखे हैं। तो लोग उसको कहते थे वेद पढ़ो वेद पढ़ो, लेकिन कबीर कहते नहीं, जब मैं मेरे जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ा तो मुझे सदगुरु मिले, और सदगुरु ने मुझे दीपक दिया हाथी, ज्ञान रूपी दीपक पकड़ा दिया। और ज्ञान रूपी दीपक पकड़ाने के कारण कबीर दास ने इसमें क्या किया, लोग वेद मतलब वेदों का विरोध किया है। हम विशेष बात लिखेंगे तो कबीर ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया, जब हम व्याख्या करेंगे ना तो हम पता चलेंगे कि कौन कौन सी बातें इसकी लिखनी है अच्छे से आगे ना। निर्गुण, निर्गुण का मतलब क्या होता है, मतलब साक्षात जो हम मूर्ति पूजा करते हैं ना, उस ईश्वर के अंदर विश्वास नहीं रख के, ठीक है। वो कहते हैं कि कण कण में ईश्वर विद्यमान है, सब जगह है। ऐसे हम एग्जाम के लिए जा रहे हैं, सामने मूर्ति है तो हम क्या करेंगे, प्रसाद चढ़ा देते थे। कबीरदास जी ऐसे नहीं करते थे। कबीरदास कहते थे कि सब जगह है ईश्वर, अपने आप में साक्षात है, तो कण कण के अंदर विद्यमान है। इस प्रकार की बात करते थे। ये गुरु के बारे में बात की थी। गुरु का है किसी को याद, गुरु, गुरु के बारे में कबीरदास ने खूब लिखा था, पूरे पूरे पद लिखे हैं जिसके अंदर गुरु, गुरुर गोविंद दोऊ खड़े, याद है, गुरुर गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थ बताना आप, क्या है इसका अर्थ। देखो दूसरी जो हमारी व्याख्या दी हुई है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, आहा उत्सुक है उसकी धूल, पुरातनता का ये निर्मोक सहन न करती न प्रकृति पल एक। ये कौन बताएगा, हिंदी जिसने पढ़ी हो ना थोड़ी बहुत भी, वो इसका बता देगा। काके लागू पाँव तो ठीक है, ये बताओ ये किसका है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, बताओ किसकी रचना है। कबीरदास तो बता दिया, ये वाला बताओ। जय शंकर प्रसाद का नाम सुना है आप में से किसी ने, हाँ ना दो, जय शंकर प्रसाद। जय शंकर प्रसाद का नाम सुना है। छायावाद, हिंदी के अंदर एक, हिंदी साहित्य के अंदर आता है छायावाद। छायावादी जो कवि थे ना वो प्रकृति की पूजा करते थे, प्रकृति प्रेमी थे। और इसके अंदर एक कवि आते हैं जय शंकर प्रसाद, उनके द्वारा एक रचना लिखी गई, रचना का नाम है कामायनी। बड़ी रचना है कामायनी, बड़ी, आप में से कोई हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है तो उसने बहुत ही अच्छे से पढ़ी होगी। हाँ जी, तो प्रसाद जी को भी देखो साथ साथ पढ़ना पड़ेगा। जब ये आएंगे ना तो साहित्य की रचनाओं पे भी हम बात करेंगे, कौन कौन सी रचनाओं से सवाल आते हैं। कबीर से पूछा, जयशंकर प्रसाद से पूछा, महादेवी वर्मा से पूछ लेंगे, ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत से पूछ लेंगे। कबीर से पूछेंगे तो कभी तुलसी का दे देंगे, कभी सूर का पद दे के हमें पूछ लेंगे। ये तय नहीं कर रखा है कि किस में से पूछेंगे। हम जब बहुत से पद पढ़ेंगे तो हमें इनकी भाषा देखो बहुत सरल दे रखी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन हम जब ये लिख देंगे कि देखो ये जो पद्यांश दिया गया है ये जयशंकर प्रसाद के कामायनी रचना से लिया गया है, यदि एग्जाम में हम जैसे जीके का सवाल होता है ना उसको पढ़ते ही हम फैक्ट के साथ उत्तर देते हैं, सामने वाले को लगता है हाँ कुछ पता है। जब उसको ये लगेगा यार इसको ये भी पता है कि ये किसकी रचना है, इन सिर्फ पंक्तियों से इसने पता लगा लिया, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। कामायनी जो छायावादी, चार कवि आते हैं, पंत, प्रसाद, निराला। राम की शक्ति पूजा किसी ने पढ़ी हो तो निराला की रचना। ये तो रचनात्मक लेखन आ गया। उसके बाद व्याकरण के टॉपिक पे हमने बात कर ली थी, कौन कौन से जो व्याकरण के टॉपिक में से विलोम शब्द दे रखे हैं। देखो अज्ञ है, ये पेपर जब विस्तार से जब सवाल करेंगे ना तब इसके बारे में बात करेंगे। विलोम शब्द देखो कितने नंबर के दिए इसने,
5 नंबर के विलोम शब्द दे दिए। उसके बाद देखो शब्द जो शुद्धि है, इनको ये अशुद्ध शब्द लिखें, इनकी शुद्ध शब्दों में लिखना है, ये वाले दिए। उसके बाद हमें शब्द युग्म दिए अलग अलग, उसके बारे में। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति 5 अंक की, ये 5-5 नंबर का भी दे सकता है, और 23 का और आप पेपर देखोगे ना तो 2.5 नंबर का भी दिया है। उसके बाद में कोई और टॉपिक बढ़ा दिया, जैसे इसके अंदर संधि नहीं पूछी, लेकिन पिछले बार से संधि पूछी, इसका मतलब 5 नंबर का संधि या समास का सवाल आपके आना ही ज़्यादा संभावना यही है कि संधि के सवाल ही आएंगे। ये देखो वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये देखो संधि विच्छेद करना, और अंत में कौन सा, निबंध लेखन, जिसके अंदर हम बहुत सारी क्लासें निबंध लेखन की रखें। हम आपको ये तक समझा देंगे कि आपको निबंध किस तरीके से लिखना है, उसका पैटर्न क्या होना चाहिए। उसके बाद आपकी जीएस पे आप कितनी पकड़ बनाते हो, आपकी भाषा किस तरीके की होगी, उस पर जो है हम बात करेंगे। ये हमने एक पेपर का विश्लेषण किया कि किस तरीके से हैं। इसके अलावा हमने पूरा का पूरा जो सिलेबस था, 100 नंबर का पेपर आने वाला है, एक एक टॉपिक। आपने जो साइट पे जाके देखा होगा ना, SCS की साइट पे जाके यदि आप देखोगे तो आपको सिलेबस विस्तार से नहीं मिलेगा। हमने क्लास के अंदर पूरे विस्तार से बात की है कि 100 नंबर में से आपको सिर्फ पास नहीं होना है। कुछ बच्चे सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके चलेंगे, 33% आ गए, 33% आने से सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपके 45% तो एग्रीगेट नंबर है, 600 के पेपर होगा उसमें से देने हैं, और सभी पेपर 100-100 नंबर के हैं। तो ये जो भाषा का पेपर है, यदि आप भाषा को डेली 1 से 2 घंटे देते हो, पढ़ते समय आपको देना ही पड़ेगा। निबंध तो आप जब जीएस पढ़ोगे तो मजबूत हो जाएगा, उसके साथ यदि आप 1 से 2 घंटे देते हो, 1 से 2 महीने देते हो, तो आपकी भाषा के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। और इस पेपर के अंदर आपको 90+, 100 से 100, 100 में से 100 तो नहीं कहूँगा, क्योंकि भाषा के अंदर कुछ रचनात्मक लेखन में हम कितना भी अच्छा लिखें एग्जामिनर नंबर काट लेता है, लेकिन 85-90 नंबर जो हाईएस्ट नंबर, जिसको हम 100% ही मान सकते हैं, उतने नंबर हम ला सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास के अंदर हम विस्तार से जो हमारे टॉपिक हैं उन टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो जितने भी सवाल आ रखे हैं ना, जैसे ही हमारा टॉपिक होगा उस टॉपिक के बीच में पिछले सालों से 3 साल से कौन कौन से सवाल आए उसके साथ सवाल करेंगे। जब भी आप क्लास लेने बैठो, जब आप कॉपी साथ में लेके बैठना, क्योंकि हम ज़्यादा जो यूज़ करेंगे वो कौन सा, ब्लैक बोर्ड यूज़ करेंगे। बोर्ड पे ही आपको सारा का सारा मैटर लिख पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कॉपी के अंदर साथ साथ उसको लिखते रहना। आज आपने पहले पहले फर्स्ट पे सिलेबस लिख लिया होगा, कितने विस्तार से डिटेल से बात की वो लिख लिया होगा, और जितने भी MCQ है, जैसे हमारी क्लास होगी उसके बाद में या बीच में हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। सूर्यकांत पट्टी निराला। क्या बंद हो